हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे आपकी तैयारी करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलेगी। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर आप सभी को देखने को मिलेगी। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है जो भी रहेगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, 6 और 7 सितंबर को जो है आपका एग्जाम है। तो आप लोग जो अपना डेट है इसको याद करके रखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। ठीक है, चलिए क्लास से स्टार्ट करें। क्लास से स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल जो है निरंजना नदी के किनारे स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल जो है निरंजना नदी के किनारे स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या सारनाथ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे बोध गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर से को बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो है बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? बताइए, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन वंश की राजकीय भाषा आपकी जो प्राकृत थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। क्लियर से को तथा ब्राह्मी लिपि थी। भाषा आपकी प्राकृत थी और लिपि जो है आपकी ब्राह्मी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। रिक्त स्थान तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। बताइए किसकी बात कर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अनंगपाल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, अनंगपाल जो है तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने शासन 11वीं शताब्दी के मध्य किया था। ठीक है, राजा अनंगपाल ने ही दिल्ली नगर को राजधानी के रूप में स्थायित्व प्रदान किया था। उसने दिल्ली के प्रथम दुर्ग लाल कोट का निर्माण करवाया था और इसने जो है दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, चलिए सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर, उत्तर दीजिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और रिक्त स्थान के बीच लड़ा गया था, किसके बीच बताइए? पानीपत का दूसरा युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था? हेमू और, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अकबर के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर देखो, पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू और अकबर की सेनाओं के बीच आपका 5 नवंबर 1556 को लड़ाया गया था। ठीक है, जिसमें हेमू आपका पराजित हुआ था, अकबर आपका जो है जीत गया था। ठीक है, क्योंकि अकबर का जो नेतृत्व है आपका किसने किया था? बैरम खान ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों छठा नंबर, महात्मा गांधी संबंधित थे किससे? बताइए, महात्मा गांधी का संबंध किससे था? तो देखिए महात्मा गांधी जो है ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत, ठीक है, अहिंसा और सच्चाई, सादा जीवन और उच्च विचार से संबंधित है। ठीक है, यानी कि पहला दूसरा और चौथा आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका साथियों आठवां नंबर, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को रिक्तस्थान चरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है साथियों आपका मध्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को जो है
मध्यम चरण भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, जो कि 1885 से 1905 के बीच में चल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया आपका अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को रिक्त स्थान आंदोलन कहा गया था। कौन सा आंदोलन कहा गया था? तो इसे जो है आपका स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? भारत में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रक्रिया बंगाल विभाजन के दौरान जो है पहली बार सामने आई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू किया गया। बंगाल की एकता के लिए संघर्षरत राष्ट्रवादी नेताओं ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाने के साथ अंग्रेजी स्कूलों के बहिष्कार को स्वदेशी आंदोलन के रूप में जो है आरंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्या देगा? महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था साथियों आपका सत्य शोधक समाज। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश सावरकर द्वारा वर्ष 1899 में मित्र मेला की स्थापना की गई। मित्र मेला को गुप्त साम्राज्य के रूप में वर्ष 1903 में संगठित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, सॉरी, सत्य शोधक समाज ने इसको जो है मित्र मेला कहा जाता था ना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, डी नहीं। ठीक है, महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को जो है मित्र मेला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन, CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं क्योंकि? रीजन क्या है इसका? क्योंकि इसका रीजन है कि यह पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को रोक लेती है, सही बात है, और यह जो है वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, यानी कि ए और सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, CO2 को हरित गैस कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को रोक लेती है, यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है। ठीक है, यानी कि ए और सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों 12 नंबर, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। ठीक है, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। तो इस रेखा का नाम आपका जो समतापीय रेखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम आपका समतापीय रेखा है। चलिए 13 नंबर है, हिमालय पर्वत और इनकी हिमालय पर्वत और इसकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनें। ठीक है, तो देखिए, हिमालय पर्वत युवा, कमजोर और अपनी भूगर्भिक संरचना में आपका लोचशील है, सही बात है, और हिमालय को तेज बहने वाली नदियों ने काट छाट दिया है जो युवा अवस्था में है। ठीक है, यानी कि ए और बी आपके दोनों के दोनों सही कथन है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, क्या देगा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपकी सुवर्ण रेखा नहीं है। ठीक है, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांगे जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, तो सही कथन है। रबी ऋतु जो अक्टूबर से मार्च तक होती है, भी सही कथन है। उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, वाला आपका गलत कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। भारत में फसल ऋतुओं के बारे में दिया गया कथन जो दिया गया है, उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की जाती है, आपका सही कथन है। गेहूं की खेती आपकी रबी ऋतु में अर्थात अक्टूबर नवंबर में की जाती है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। और जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती है, भी आपका सही कथन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 16 नंबर, किसके लिए स्वाधार स्वाधार योजना स्थापित की गई? तो किसके लिए आपकी स्वाधार योजना स्थापित की गई थी? तो आपका राइट आंसर गरीबों और विधवाओं के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर, किसने पूरा यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया
शुरू किया? बताइए किसने जो है पूरा यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एनिमिटीज इन रूरल रूरल एरिया जो है शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा शुरू की गई आपकी योजना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर। बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्न में से किस से क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में जो है समाचारों में है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है यह? तो आपका राइट आंसर साथियों बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सही को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 19 नंबर। क्या देगा? राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, राजकोषीय नीति निर्णय जो है केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 20 नंबर। बताइए गाइड आंसर। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नंदन नीलेकणी समिति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए जो है नंदन नीलेकणी समिति का जो है गठन किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 21वां प्रश्न दिया गया है। पूछा आपका भारतीय संविधान में समानता के अधिकार से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो भी हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान है, सही बात है। ठीक है, अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर से संबंधित है, भी सही है। 17 जो है अस्पृश्यता निषिद्ध से संबंधित है और 19 जो दिएगा उपाधियों का उन्मूलन आपका गलत दिया गया। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 19 का जो संबंध है साथियों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि उपाधियों के उन्मूलन से। ठीक है, यानी कि बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत दिया गया। उपाधियों का उन्मूलन आपका अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, क्लियर सभी को? केवल शैक्षिक एवं सैनिक उपाधि को छोड़कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर था। 22 नंबर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। कौन करता है यह? तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 51 करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अधीन राज्य निम्न प्रयास करता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। ठीक है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सामान्य पूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाने के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटार के लिए प्रोत्साहन देने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर। निम्नलिखित में से किस आयोग या योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संतुष्टि की? बताइए निम्नलिखित में से किस आयोग या योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संतुष्टि की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपकी कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, राइट। कैबिनेट मिशन आयोग या योजना ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो उप महाद्वीप में त्रिस्तरीय संघ की संतुष्टि की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े 24 नंबर। क्या देगा? संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, संविधान सभा के नेता जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने जो संवैधानिक उपायों के अधिकारों को जो है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 25 नंबर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका अनुच्छेद 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 26 नंबर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है? बताइए इन चारों में से कौन सा एक ठोस है? तो यहाँ पे ठोस की अगर बात करें तो आयोडोफॉर्म। ठीक है, आयोडोफॉर्म आपका क्या है? एक ठोस है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? ये आपका ठोस अवस्था में होता है आयोडोफॉर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 27 नंबर। क्या देगा? निम्न में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में
सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका गोल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। गोल्ड जो है आपका सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सिल्वर में विस्थापित नहीं करेगा। क्लियर सर को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28 नंबर। 5 प्रतिरोधक हैं, 2 ओहम, 3 ओहम, 4 ओहम, 5 ओहम तथा आपका 6 ओहम को एक 6 वोल्ट बैटरी में 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है। ठीक है, तो 5 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा होगी कैसी? तो आपकी होगी साथियों आपकी 0.3 एम्पियर होगी। ठीक है, 0.3 एम्पियर होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम तथा आपका 6 ओम को एक 6 वोल्ट बैटरी में एक साथ श्रृंखला में जोड़ा गया और 5 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो आपका जो क्या दिया गया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रभावित होगी आपकी 0.3 एम्पियर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29 नंबर प्रश्न। क्या दे निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख होता है? तो आपका आंसर हो जाती हो यूवी बी किरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर को यूवी बी किरण जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर। किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? बताइए किस अंग के भीतर आपका पित्ताशय अवस्थित होता है? तो पित्ताशय जो है आपका यकृत के अंदर अवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, क्लियर है को? पित्ताशय जो है आपका यकृत के अंदर अवस्थित होता है। अगला प्रश्न आपका है 61 नंबर। बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होगा? क्या देगा? विश्व की पहली रोबोट, इसकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण कोरिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। विश्व की पहली रोबोट, इसकी प्रतियोगिता जो है आपकी दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर। कौन से दो देश आपका एलडी ओवल में पहला दिन रात क्रिकेट टेस्ट मैच खेले हैं? बताइए कौन से देश जो है एडिलेड ओवल में पहला दिन रात टेस्ट क्रिकेट मैच खेले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। पहला दिन रात का टेस्ट आपका मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल में खेला गया है। ठीक है, यह मैच आपका 27 नवंबर 2015 को खेला गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साथियों 63 नंबर। यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरो जो है आपकी मुद्रा है साथियों यूरोपियन जोन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 64 नंबर। भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो भूटान की राजभाषा अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका आंसर होगा जोंगखगा। ठीक है, जोंगखा। ठीक है, जोंगखा जो है आपकी भूटान की राजकीय भाषा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 65 नंबर। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक की रचना आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 66 नंबर। CIBIL का पूरा रूप क्या है? पूरा नाम क्या है? ठीक है, CIBIL। ठीक है, सिविल। ठीक है, सिविल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिविल का फुल फॉर्म होता है आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 67 निम्नलिखित फीफा विश्व कप पुरस्कारों में सर्वोत्तम गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उसे दिया जाता है गोल्डन ग्लव। ठीक है, गोल्डन ग्लोव दिया जाता है उसे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, गोल्डन बॉल जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। गोल्डन बूट जो है अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, और बेस्ट यंग प्लेयर आपके श्रेष्ठ हुआ खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 68 साहित्य अकादमी पुरस्कार मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका स्थित है साथियों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका
डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 69 नंबर, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था कौन सा? तो यह खेल था साथियों आपका गोल्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल आपका गोल्फ था। ठीक है, वर्ष 1900 में ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 70 नंबर आखिरी क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात की जाएगी तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है साथियों 7 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।